गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की सीट के लिए जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है उससे कांग्रेस की हालत की एक झलक मिल रही है। क्या कांग्रेस ने इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया है? एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अगर कांग्रेस ये सीट हार जाती है तो ये उसके नेतृत्व पर बड़ा सवाल होगा। सवाल यह भी है कि अहमद पटेल की जीत या हार कांग्रेस के लिए इतनी अहम क्यों है? उस पर जयराम रमेश के इस बयान को जोड़ लिया जाए कि सल्तनत चली गई लेकिन सुल्तान बने हुए हैं। आखिर जयराम किस और इशारा करना चाहते हैं? क्या यह कांग्रेस के लिए सबसे कठिन वक्त है? और क्या कांग्रेस एक ऐसी पार्टी की तरह बर्ताव कर रही है जिसके पास ना तो कोई लीडर है और ना ही कोई विजन? क्या 125 साल से ज्यादा पुरानी ये पार्टी अब अपने वजूद की ही लड़ाई लड़ रही है? इस पर आज हम कर रहे हैं आवाज अड्डा में खास चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त जो तू में चल रही है उसकी एक झलक। इलेक्शन कमीशन का रूल के मुताबिक चलना चाहिए। हमने ऑब्जेक्शन किया था, 9:30 बजे सुबह लिया था, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन भी दबाव में, अगर दबाव में नहीं होता तो उसी समय जैसी तरह राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह तुरंत ही ये वोट रद्द किया गया था। बैलेट बॉक्स में डालने के लिए भी मना कर दिया था। अभी कुछ समय पहले जब गलती से हमारे एक नेता ने, साथी ने हरियाणा के चुनाव में अपना वोट दिखा दिया था तो वो वोट रद्द कर दिया गया था। बाकी उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये इसकी मतगणना होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। हमने चुनाव आयोग को साफ साफ कहा है कि एक बार जब बैलेट पेपर बक्से में बंद हो गए तो कहां से खोजेंगे कि 2 किसके थे? ये क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? एक नया तरीका बनाना चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाई हुई है। तो कांग्रेस और बीजेपी में इस राज्यसभा चुनाव इस सीट के लिए लेकर अभी भी तुतुमे में जारी है। लेकिन आवाज अड्डा पर हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में अब भी जान फूंकी जा सकती है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आप भी इस बहस में शामिल हो सकते हैं। आप 51818 पर SMS करके अपनी राय भेज दें, या फिर हाँ के लिए यहां पर @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। सोशल मीडिया पे आप पूरी तरह इस बहस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आवाज अड्डा पर इस बड़ी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। इसके साथ ही दिव्य भास्कर के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय नायक भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का वक्त तय किया है। शुरुआती टिप्पणी इसी समय सीमा के अंदर आप सबको पूरी करनी होगी, जैसा कि सब आप जानते हैं। क्योंकि सवाल कांग्रेस पर उठ रहा है इसलिए पहला सवाल कांग्रेस पर ही जाता है। राजीव त्यागी साहब, आपका पहला कमेंट, क्या यह चुनाव आपकी या कांग्रेस की नाक का सवाल बन गया? क्या उसके अस्तित्व को यहीं से तय किया जाएगा? जैसे आपकी पूरी पार्टी ने इसमें ताकत झोंकी है, साथ में बीजेपी भी यही कर रही है, तो क्या इस एक सीट से ही कांग्रेस का भविष्य तय होने वाला है? देखिए, कल 9 अगस्त है। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाली कांग्रेस देशवासियों को फिर से आह्वान करती है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, भाजपा देश छोड़ो। और निश्चित रूप से हम लोग 9 अगस्त 1942 को याद करते हुए आज अपनी बात शुरू करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत स्पष्ट, प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी शिद्दत से काम करती है और शिद्दत से जीत और हार के लिए, जीत के लिए प्रयास करती है। अगर हार भी होती है तो उससे हताश नहीं होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से चीज़ें बन रही हैं पूरे देश में प्रजातांत्रिक ढांचे को जिस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से मान मर्दन किया जा रहा है, जिस तरह से पूरे देश में किसान, नौजवान, इंडस्ट्रियलिस्ट, आम आदमी परेशान है और जिस तरह से महंगाई भस्मासुर की तरह से मुंह
उठा रही है, जिस तरह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, नौकरियां है नहीं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चला जा रहा है, उससे निश्चित रूप से हम आशान्वित है कि 2019 में हम लोग बाग इन मुद्दों को लेकर के जब चुनाव में जाएंगे तो लोग बाग हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विकास किया है, ऐसा विकास किया जो समावेशी विकास है। पिछले 10 साल में अगर मनमोहन सिंह साहब की सरकार को देखा जाए, हमने 5-6 चीजें ऐसी की हैं जिसमें राइट दिया, अधिकार दिया है लोगों को, राइट टू फूड देने का काम किया, राइट टू एजुकेशन देने का काम किया, राइट टू वर्क देने का काम किया। मनरेगा एक ऐसी ऐतिहासिक हमारी नीति है जिसको वर्ल्ड बैंक से लेकर के अन्य संस्थाओं ने सराहना करने का काम किया। तो हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस को लोग बाग फिर से सपोर्ट करेंगे। राइट, चलिए 1.5 मिनट में आपने टिप्पणी की, पूरी की, बहुत ही अच्छी बात। सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस ने अपनी बहुत सारी बातें रख दी, बहुत बड़ा विजन रख दिया, 2019 को अभी हम दूर छोड़ते हैं। मैं आज की बात 1.5 मिनट दिए थे, मैं 1.5 मिनट में चुप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ आज की बात करता हूं इस्लाम साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी इसको नाक का सवाल बनाया गुजरात राज्यसभा को, सीट को, बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लग रहा है वैसे झोंक दी इसी सीट के पीछे। क्या यहीं से सब कुछ तय होगा? देखिए, ये गलत स्टेटमेंट है कि पैसे झोंक दिए। ये बात है कांग्रेस लेजिस्लेटर्स जो खुद अपनी लीडरशिप से खुश नहीं है, उनकी जो नाखुशी है वो सामने दिख रही है, और उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, और वो पार्टी में जिस तरह से लीडरशिप रही है उससे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसी बात है कि ये पार्टी बिल्कुल क्रम्बल कर चुकी है, खत्म होने वाली है, और ऐसे में उस पार्टी में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। लोगों ने कई लेजिस्लेटर्स के मैंने स्टेटमेंट सुने, और सब ने एक ही तरह की बात कही कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, एमएलए होते हुए भी हम खुश नहीं है। इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार करना सही नहीं है। हाँ, ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, हमारे कैंडिडेट 3 कैंडिडेट हैं, और हमें अपने तीनों कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए जो सही तरीके से है, और हम उस जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका पूरा फायदा उठाते हुए उसके हिसाब से हम चलते हुए हम अपने जो प्रत्याशी है उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई कांग्रेस अगर उनके लेजिस्लेटर्स अगर उनको छोड़ रहे हैं तो इसमें कांग्रेस की गलती है कि भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशी को कोई सपोर्ट करता है तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप की कमी है, और एक कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में कि ये देश के हित में और प्रदेश के हित में काम करेंगे। इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ उनका कहीं ना कहीं उनको अगर मौका मिलता है उनके साथ खड़े होने का। तो इस तरह की बातें कहना कि कांग्रेस जो के 9 अगस्त को जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जो आह्वान दिया था, आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ो। अरे भाई, कांग्रेस को अपनी कृपया समय का ध्यान रखिए जफर साहब, खत्म हो रही है जी। जफर साहब चलिए, हो रही है चर्चा को आगे लेके जाएंगे, चर्चा को आरोप प्रत्यारोप से आगे लेके जाता हूं, क्योंकि शुरुआती टिप्पणी है, इसलिए 1.5 मिनट का वक्त खत्म हो गया। अब अपने पत्रकार पैनल के पास जाना चाहूंगा। इस्लाम साहब शुरुआती टिप्पणी ले ले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाना, बहुत लंबी बहस होगी। विनोद शर्मा जी, जो मौजूदा हालात है इस समय जो हो रहा है गुजरात में, अभी आपने नेताओं के बयान सुने, हमारे 2 मेहमान कांग्रेस और बीजेपी से, उनकी भी बात सुनी, किस और इशारा करती है? क्या कांग्रेस खुद ही अपने आप को कमजोर करने की दिशा में बढ़ रही है? क्या वो खुद ही कॉन्फिडेंस लूज कर रही है? देखिए, आज सुबह से मैं टेलीविजन देख रहा हूं, और टेलीविजन की जो चर्चा है वो मेरे हिसाब से उसका वो राजनीतिक स्तर नहीं है जो होना चाहिए। एक तो एक समय में एक बात कही जा रही है, दूसरे समय में दूसरी बात कही जा रही है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो पुख्ता नहीं है, वो कंफर्म नहीं है। तो मैं समझता हूं इस बहस में उसमें ना जाएं, उस इंफॉर्मेशन पे ना जाएं। देखिए, गुजरात में इलेक्शन कब है? इस साल के अंत में, दिसंबर में, जहां तक मेरी जानकारी है। तो कितने महीने बचे हैं इलेक्शन में? इलेक्शन होने में 2-3 महीने बचे हैं। जब 2-3 महीने बचते हैं तो जो आम एमएलए होता है वो आम वक्त पे भी रुझा लिया जाता है, वो इधर से उधर हो जाता है। आज के दिन एक आम एमएलए के लिए, देखिए, कौन नाक की लड़ाई लड़ रहा है मैं नहीं जानता हूं। कांग्रेस लड़ रही है नाक की लड़ाई या भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, क्योंकि अभी इस वक्त तात्कालीन समय पर आधी कैबिनेट बीजेपी की अहमदाबाद में है, तो नाक की लड़ाई तो बीजेपी लड़ रही है।
अगर इतने सारे वरिष्ठ मंत्री वहां पहुंच गए हैं और दबाव डालने के लिए इलेक्शन कमीशन पर, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? हाँ, ये सच है कि कोई भी इलेक्शन लड़ता है अपने विपक्ष को, अपने विपक्षियों को हराने के लिए, और विद इन दैट ये बीजेपी जो कर रही है वो ठीक है, उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज के दिन आप आवागमन देख रहे हैं, ये नई बात नहीं है। 2-3 महीने जब बचते हैं ना, तो हर एमएलए जो होता है वो चलिए, नया तो पास्चर ढूंढता है, कोई हरियाली ढूंढता है। विनोद जी, ये शुरुआती टिप्पणी समय थोड़ा ज्यादा निकल जीवन बिता सके। जी आता हूं आपके पास। नीरजा जी, आप आज की सिचुएशन को कैसे असेस कर रही हैं? आवाज नहीं आई। नीरजा जी, आपसे पूछ रहा हूं, शुरुआती टिप्पणी जो हम देख रहे हैं गुजरात के अंदर इस समय, जिस तरह से सींग लड़ा के रखे हैं दोनों पार्टियों ने, आज की सिचुएशन को आप कैसे एसेस कर रही हो? खासतौर पे कांग्रेस के संदर्भ में सवाल है। देखिए, इसमें आज जो हुआ है, एक राज्यसभा का एक चुनाव है। मुझे नहीं याद है हाल के महीनों में, सालों में इतना कीनली कॉन्टेस्टेड और इस तरह का, जैसे कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल थ्रिलर के रूप में नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ जा रहा है। और कारण उसके बहुत सिंपल है, और कारण है कि दोनों साइड्स के लिए बहुत हाई स्टेक इलेक्शन बन गया है। अगर आप देखें कि अगर बीजेपी, और ये इलेक्शन रियली अमित शाह वर्सेस अहमद पटेल रहा है, जिस तरह से ये स्वरूप लिया है। अगर आप देखें कि अगर अमित शाह और उनकी स्ट्रैटेजी की वजह से अहमद पटेल नहीं जीत पाते हैं, तो क्या होगा? अहमद पटेल राज्यसभा में जाते हुए दिखेंगे, अमित शाह जाते हुए दिखेंगे और अहमद पटेल निकलते हुए दिखेंगे। उसका अपना सिंबॉलिक चीज होगी कि बीजेपी कैसे फैलाव कर रही है, और अहमद पटेल जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत करता धरता रहे हैं पिछले 10 सालों में, देश की राजनीति में एक कांग्रेस का सिस्टम को वो प्रिजाइड कर रहे थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के आसपास। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सेटबैक होने वाली है अगर ऐसा हो जाता है। हालांकि कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट पुट अप कर रही है गुजरात में इस राज्यसभा इलेक्शन के लिए, और कई लोगों का यह मानना है कि इस फाइट में ये पुरानी किलर इंस्टिंक्ट जो कांग्रेस में दिखती थी वो थोड़ा सामने आ रही है। और अगर अहमद पटेल जीत जाते हैं, स्क्रैप थ्रू कर जाते हैं, तो ये लगेगा कि कांग्रेस की जो मैनेजमेंट स्किल्स थी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी अभी भी बरकरार है। तो दोनों के लिए स्टेक्स बहुत हाई है। आगे जाके भी अहमद पटेल अगर जीत जाते हैं तो चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, उनको किनारे करना बड़ा मुश्किल होगा। उनका बहुत सेंट्रल बिल्कुल जी नीरजा जी, क्योंकि शुरुआती टिप्पणी थी, भी आ जाएगा उसके वर्कर्स जी शुरुआती टिप्पणी जाते हैं तो कांग्रेस का कोलैप्स होना शुरू कर देगा गुजरात में। ठीक है, मैं जैसे कह रही हूँ स्टेट्स दोनों तरफ के बहुत हाई हैं। जी चलिए मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा क्योंकि शुरुआती टिप्पणी उसके लिए हमने थोड़ा समय तय किया हुआ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो बात नीरजा जी ने की वहीं से उसको आगे बढ़ाते हैं कि हार गए तो अलग बात है, लेकिन जीत गए तो क्या कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट हो जाएगा? विपिन, मुझे लगता है कि इसको टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के लिए देखना ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही आशावादिता होगी। अहमद पटेल को जीतना ही चाहिए, जो भी जिस तरह के भी इक्वेशंस बने, जिस तरह के भी समीकरण बने, लेकिन अंत में जीतना ही चाहिए। ये एक ऑब्वियस रिजल्ट है। अगर अहमद पटेल हारते हैं तो ये एक चैलेंज होगा, ये एक नई चीज होगी कि जिस पार्टी के पास बहुमत से करीब 10 विधायक के आसपास ज्यादा होते हैं और उस पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा में हारता है, और वो भी वो प्रत्याशी जो सीधे सीधे हाईकमान मतलब सोनिया गांधी की एक तरह से कहें आंख कान नाक के तौर पर काम कर रहा हो, उसके हारने की बात है। दूसरी तरफ वहीं से जो नीरजा जी ने एक बात कही वो फ्रेम की बात है कि अमित शाह का आना और अहमद पटेल का जाना, लेकिन अमित शाह का राज्यसभा में पहुंचना और राज्यसभा में पहुंचने के समय कांग्रेस के विधायकों का किसी भी वजह से, ये हर वक्त चलता है राज्यसभा चुनाव, देश का कोई ऐसा नहीं हुआ जिसमें खरीद फरोख्त के आरोप न लगे, जिसमें कहीं से दबाव की बात न हो। और जो ये कहा जाता है कि जब आप देखते हैं कि रनअप कैसा चल रहा है, मतलब किसी भी पार्टी को उसके जो विधायक हैं या जो दूसरे लोग हैं
वो भविष्य के तौर पर कैसे देख रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस की आशावादिता कम होती दिखती है। इसीलिए राजनीतिक तौर पर जो वहां जमे जमाए नेता थे, जो वहां के खुद के चेहरे थे, वो लोग छोड़ते हुए दिखते हैं और शायद कांग्रेस को इस बड़ी मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता तलाशना चाहिए। जी चलिए, हर्ष ने वक्त पे अपनी टिप्पणी खत्म की। अजय नायक साहब, आपने बहुत करीब से देखा गुजरात की राजनीति को, तो जो समीकरण आज बन रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि इस चुनाव के पहले भारी ड्रामा हुआ, खरीद फरोख्त की बातें हुई, फिर एमएलए को एक जगह ले जाया गया, वहां पर भी हमने देखा आईटी रेट्स हुए, फिर उनको जैसे तैसे लाया गया, और आज ये जो पूरा ड्रामा इस वक्त चल रहा है, ड्रामा ना कहूं, जो पूरा एक रोमांच सा बन गया इस चुनाव को लेकर, इसको कैसे एसेस करेंगे? क्या गुजरात में कांग्रेस की पकड़ पूरी तरह छूट चुकी है? क्या पार्टी का बेस वहां पर पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है? बिल्कुल ऐसा है विपिन जी की करीब 25 साल से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है, तो अभी उनको एक बेस बनाना पड़ेगा अगर यहाँ पुनर्जीवित करना है कांग्रेस पार्टी को। तो इसलिए सब मशक्कत चल रही है। दूसरा, शंकर सिंह वाघेला एक कदावर नेता थे कांग्रेस के, जो पहले भाजपा में भी थे, जो भाजपा का पूरा संगठन जो है गुजरात में उन्होंने बनाया था मोदी के साथ मिलके। वो जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका था पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से खड़ा करना। लेकिन जैसे वाघेला जी बता चुके हैं कि उनकी जो जितनी भी कंप्लेन थी ऊपर तक उन्होंने बताई, उनके बारे में कुछ हुआ नहीं, तो मजबूर होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी, ऐसा उनका कहना है। और यहाँ हमें ग्राउंड लेवल पर भी ऐसा लगता है कि अगर एक बार कांग्रेस अगर चाहती कि भाई कैसे भी करके अपने को गांधीनगर कैप्चर करना है, तो एक बार वो वाघेला जी को पूरी कमान सौंप देते हैं कि भाई आप जीत के दिखाओ, तो एक बेस बन जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ये भी जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ है, करीब मेरे ख्याल से 6 महीने से ये पूरी प्रोसेस शुरू हुई होगी। अलग अलग महकमे ने उन्हें बताया होगा भी ये ऐसा चल रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं हाई कमान तक। तो आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके साथ 7-8 लोग भी गए। तो ये जो पूरा मामला जो चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस 20 साल से 25 साल से बाहर है, तो अपने आप को अभी खड़ा नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए जरूरी था कि ऐसा कुछ करे, लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस ने एक अच्छा मौका था जो गंवा दिया है। और अभी दिसंबर में जब चुनाव आने वाले हैं तब, और ये जो एमएलए जा रहे हैं, अगर वो उसको अटका नहीं पाते हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में उनको काफी तकलीफ होगी। राइट, आने वाले दिनों में तकलीफ होगी। राजीव त्यागी साहब, आप उंगली उठा रहे हो और आपके पास ही मैं आ रहा हूं। देखिए, आपने बात की कि 2019 में आप किस तरीके से उतरेंगे और कैसे जीत हासिल करेंगे, लेकिन आज की तारीख में देखें तो पार्टी की जड़ें हिलती हुई दिख रही हैं। ना पार्टी में कोई लीडरशिप नजर आ रही है, ना कोई विजन नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ऐसे हालात में आपकी पार्टी जीतना तो दूर, अपनी मौजूदा सीटें भी बचा पाएगी 2019 में? देखिए, डेमोक्रेसी में निश्चित रूप से मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और मुद्दे हमने चिन्हित कर लिए, जैसा कि मैंने पहले सेगमेंट में कहा था कि हमारे मुद्दे क्या होंगे। और रही बात इसकी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता बल, धन बल और छल बल का इस्तेमाल कर रही है और पूरे संवैधानिक संस्थाओं से लेकर प्रजातंत्र को बुलडोज कर रही है, तो वो पूरा देश देख रहा है। पूरे देश को जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, सीएनबीसी आवाज के सम्मानित व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र अगर जीवित है, संवैधानिक संस्थाएं यदि जीवित हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रजातंत्र का मजा ले सकते हैं, जो मजा हमने 17 साल लिया है देश में। तो ऐसे समय पर हमारा ये मुद्दा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने मुद्दे चिन्हित कर लिए और मुद्दे को चिन्हित करके हम लोग बाग चुनाव में जाएंगे 2019 के। रही बात इसकी कि कांग्रेस आज कमजोर है या कांग्रेस किस तरह के हालात में है, मैं मानता हूं निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, उन पे कांग्रेसी आज भी अडिग हैं। आज भी सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन में जिस तरह से हमने पास किया है, क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर के देश की अनेकता में एकता को लेकर के, देश में जितना भी सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव बना रहे, उसको लेकर के जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग ने आज भी किया है, रेजोल्यूशन पास किया है, तो यह परिलक्षित होता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से अपने पुराने क्लेवर में दोबारा वापस आएगी और पुराने क्लेवर में आकर के किसान नौजवान की एक बिरादरी बना के पूरे देश में जाएगी। रही बात गुजरात के विषय में, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, गुजरात में जिस तरह से 2 एमएलए ने वोट दिखा करके करने का कार्य किया है, तो चुनाव आयोग से हम अपील करेंगे, चुनाव आयोग 2 राज्यों में 2 तरह के निर्णय नहीं दे सकता है। और निश्चित रूप से इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कह रही है कि कांग्रेस हार की वजह से बौखला गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस हार की वजह से बौखला गई है, तो आप चुनाव आयोग पे क्या करने गए थे? आप चुनाव आयोग को क्या बताने गए थे? चुनाव आयोग पे आप क्या प्रेशर डालने जा रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये लोग, देश की जनता देख रही है कि किस तरह से छल बल,
सत्ता बल और धन बल का इस्तेमाल करके, तीनों बलों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ठीक वही कार्य कर रही है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरह से कार्य कर रही है जिस तरह से कौरवों ने कहा था कि हम आपको 5 गांव भी नहीं देंगे, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। प्रजातंत्र में यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे या भाजपा मुक्त कर देंगे। प्रजातंत्र में हम सब लोग मिलकर के देश को बनाने का, देश को चलाने का काम करते हैं। नीतियां अलग हो सकती हैं, कार्यक्रम अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के सिस्टम को बुलडोज नहीं किया जा सकता और बुलडोज करना भी नहीं चाहिए किसी पार्टी को। जी इस्लाम साहब, आज ये जो भाषण दे रहे हैं राजीव त्यागी जी, पूरा इतिहास कांग्रेस का देखिए। ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, मिलजुल के करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ने का काम क्या है? मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं देश की जज्बात बता रहा हूं और देश की जज्बात बताना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, प्रत्येक प्रवक्ता का दायित्व है। आपने तो सिर्फ भाषण न बताएं इसको, समाज को तोड़ा है, मेरे में व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मुद्दों की बात करिए, किसान की बात करिए, नौजवान की बात करिए, इंडस्ट्री की बात करिए, एक्सपोर्ट की बात करिए, इसकी बात करिए। ये सारे जो ये सारा डेफिनेशन आपका इजाद किया। राजीव जी एक बार इस्लाम साहब को सुन लें। राजीव त्यागी जी वो दिन चला गया, कांग्रेस का वो दिन चला गया, कांग्रेस भारत होने वाला है। और आज का जो रिजल्ट राज्यसभा का आएगा वो उसी दिशा में एक और कदम होगा जब कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब सारी बातें जो है ना, अब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन या कांग्रेस के लीडर से अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कि कांग्रेस के इतिहास को पूरे देश ने देखा है। जिस तरह से आपने समाज को तोड़ के सिर्फ अपने सत्ते के लालच में लोगों को गुमराह किया और किसी का अच्छा नहीं किया, सिर्फ सत्ते के लालच में। आज एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है, जिस पे लोगों का विश्वास है। आज कांग्रेस पे किसी एक इंसान का भी विश्वास नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देश की जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी में गरीबों का विश्वास है। आप किसान किसान करते रहिए, लेकिन किसान आपको मेहमान की तरह देखता है। किसान को अगर किसी से उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों के उत्थान और किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है और देश में हर लोगों के लिए, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए काम किया। जिस तरह के हालत में आपने छोड़ा था चरमराती स्थिति में, आज देखिए देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है। दुनिया में भारत का एक ऐसा महान इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आज देखिए जिस तरह का इम्पैक्ट प्रधानमंत्री ने ग्लोबल कम्युनिटी के साथ रखकर, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा गया था कि जिस तरह का सम्मान, रेस्पेक्ट भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत बदल गया है, इस्लाम साहब नहीं बदला। कांग्रेस को अभी भी वही मौके की तलाश है। मैं राजीव त्यागी साहब आपके पास आता हूँ, राजीव जी आपके पास आता हूँ। इसी तरह से भी समाज को तोड़ो। जी, लेकिन जो आज का मूल प्रश्न है इस्लाम साहब, जो आज का मूल प्रश्न है, नहीं आ गया राजीव त्यागी जी, देश बदल गया है, देश की जनता की उम्मीदें बदल गई हैं, देश की एक्सपेक्टेशन बदल गई है। देश चाहता है कि देश कहीं ना कहीं आगे बढ़े। चलिए ये हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लेकिन एक सवाल बड़ा है जो नीरजा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजीव त्यागी साहब ने अभी कहा, माना उन्होंने कि कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक बार राजीव जी आता हूं आपके पास, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिद्धांतों की पार्टी है। समझना यह है कि क्या सिद्धांतों से पार्टी चल सकती है, क्या सिद्धांतों से वोट मिल सकते हैं, क्या लीडरशिप जरूरी नहीं है, और वो भी एक ऐसी लीडरशिप के सामने जो रोज ताकतवर होती हुई दिख रही है। क्या कांग्रेस अगर ऐसा मान के चलेगी कि सिद्धांत के दम पे 2019 जीत जाएंगे, आने वाले चुनाव जीतेंगे, तो वो खुद अपने आंख पर पट्टी नहीं बांध रही? देखिए, सिद्धांतों की पार्टी होना कोई बुरी बात तो है नहीं, हर पार्टी को सिद्धांतों की पार्टी होना चाहिए। और आज ये मुसीबत यह है कि हर पार्टी सिर्फ पावर के लिए काम करती है, सिद्धांतों को भूल गई है। लेकिन कांग्रेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी गहरी हैं, जिसको उसे देखने की जरूरत है। अब जयराम रमेश के आर्टिकल्स का जिक्र हो रहा था जो आज उन्होंने लिखा है, उन्होंने काफी खरी सीधी बात सामने कही है, जिसको पार्टी को जिसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। और ये विचार विमर्श बहुत पहले हो जाना चाहिए। 3 साल हो गए, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, ये सबके सामने है। 44 सीट्स है लोकसभा में, चुनाव आपके चुनाव हार रही है, तो कहीं ना कहीं बैठ के देखना होगा। और ये भी एक तथ्य है कि किसी भी लोकतंत्र में और हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और वो मजबूत विपक्ष में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए इस देश में। तो कैसे ये वो मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेगी, कैसे चुनाव फिर से जीतेगी, क्या उसको लेने की जरूरत है,
लीडरशिप की क्राइसिस है, वो एक तथ्य है, यथार्थ है, जिसको स्क्वेयरली कांग्रेस को देखना पड़ेगा आज के संदर्भ में। जी राजीव त्यागी साहब, अब आपके पास आता हूं। जयराम रमेश साहब की बात करें, उन्होंने कहा सल्तनत चली गई लेकिन सुल्तान बाकी है। वक्त बदल गया लेकिन कांग्रेस नहीं बदली है। आपको लग रहा है कि जयराम रमेश बोलने की हिम्मत कर रहे हैं और सही बात कह रहे हैं, शायद इससे ही कुछ बदले? देखिए, आपकी आवाज मेरे कानों में पूर्णतः ठीक से आ नहीं रही है, कोई टेक्निकल सैंग होगा, लेकिन जितना मैंने प्रश्न समझा, आपने सुल्तान और सल्तनत पे प्रश्न पूछा है। देखिए, अल्टीमेट सुल्तान जो होती है वो जनता होती है, और उस पर निश्चित रूप से एक बात कह देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अपने मित्र को, कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं, जनता की रोके राह समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ जाते हैं। यही जनता है जिसने कांग्रेस को 60 साल शासन में रखा, और यही वो जनता है जिसने 2014 में हमको धूल चटाने का काम किया, और यही जनता है जो 2019 में निश्चित रूप से कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापसी लाएगी, क्योंकि वो जानती है कि कांग्रेस मूलभूत सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती है और देश के किसान के लिए, नौजवान के लिए काम करने के लिए। राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अब आप मुझे सुन पा रहे हो, तो जयराम रमेश ने जो कहा कि अब कांग्रेस को बदलने की जरूरत है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप कहते हैं पूरे विश्व में प्रधानमंत्री महोदय की बड़ी साख है, राजीव त्यागी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान आपकी साख को क्यों नहीं मानता है? राजीव जी, अभी ना पाकिस्तान की बात करनी है ना कोई और मुद्दा, क्योंकि जो मूल प्रश्न है, एक मिनट विदेश मंत्री ये कहती हैं कि युद्ध समझौता, युद्ध निश्चित। राजीव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 2014 में आप 2014 से पहले राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप क्यों नहीं बात करते हैं युद्ध की? मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी झूठ की और जुमलों की सरकार चलाने का काम कर रही है। चले राजीव जी, शायद आप बात हमारी आप तक पहुंच नहीं रही है, शायद राजीव जी तक बात नहीं जा रही है, उन पर दोबारा उनका ऑडियो हम चेक करेंगे। उन्होंने खुद कहा टेक्निकल शायद कुछ दिक्कत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो बात जयराम रमेश ने कही है, जयराम रमेश बहुत बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं कांग्रेस के, लेकिन अगर वो आके कहते हैं कि सल्तनत है, सुल्तान है, वो आके कहते हैं कि बदलने का वक्त आ गया, वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं? क्या ये सीधी टॉप लीडरशिप पे उनका सवाल है? विपिन, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं चूंकि जरूर मुद्दा है वो बार बार भटक जा रहा है, क्योंकि नेता लोग भाषण में चले जाते हैं। मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी 2019 में लड़ने की स्थिति में आएगी, ताकत लौट पाएगी क्या? अब इस पे हम बात करें, और जयराम रमेश का अभी का जो बयान है, तो पहले तो मुझे ये थोड़ा सा डर है कि कहीं जयराम रमेश जनार्दन द्विवेदी न हो जाएं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनार्दन द्विवेदी ने एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की बहुसंख्यक भावनाओं की पूरी तरह से अनदेखी कांग्रेस पार्टी ने की है, जिसके बाद से जनार्दन जी कहां हैं इसको कांग्रेस के साथी बता पाएंगे। जयराम रमेश को हमेशा ये माना जाता है कि वो इकोनॉमी को लेकर, थोड़ा सा ग्रामीण भारत को लेकर, थोड़ा सा पार्टी से इतर लाइन पे बात करते हैं, लेकिन एक समझदार नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि वो भी अपनी बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं कह पा रहे हैं। अब अगर जयराम रमेश नहीं कह पा रहे हैं, शंकर सिंह वाघेला नहीं कह पाए, हिमंत बिश्व शर्मा नहीं कह पाए, रीता जोशी नहीं कह पाई, और देश के लगभग हर राज्य में जो कांग्रेस के ठीक ठाक स्थापित नेता थे वो अपनी बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं कह पा रहे हैं, तो इसको एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए था, जो नहीं देखा गया। दूसरी जो बड़ी चीज है कि अमित शाह किसी भी, वो देश भर में घूम रहे हैं, अमित शाह और अहमद पटेल की चर्चा हो रही, चूंकि एक मोदी के कमांडर हैं, एक सोनिया के कमांडर हैं, लेकिन दोनों का फर्क देखिए कि अहमद पटेल की सारी भूमिका क्या है कि उस कमरे में बैठकर चार लोगों के बीच में स्ट्रेटजी बनाना, कुछ लोगों को कह देना, उनके प्रभाव से लोगों का प्रभाव रहा। अमित शाह क्या कर रहे हैं, खुद ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, वो हर भाषण में कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मेरे जैसा पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। मैं भी नहीं जानता कि मेरे बाद अध्यक्ष कौन होगा। क्या इस बड़े हमले का जवाब सल्तनत सुल्तान, इसको समझिए कि सल्तनत चली गई लेकिन सुल्तान अपना व्यवहार बदलने को तैयार नहीं है, क्या इस बड़े हमले का कोई जवाब, एक मिनट राजीव जी, इसका कोई जवाब कांग्रेस खोज पाएगी? इसके बाद एक और जो बड़ी चीज होती है कि चुनाव हमेशा लड़ने के लिए जीते जाते हैं, हारने के लिए नहीं जीते जाते हैं। लेकिन एक जो बड़ी चीज होती है
कि पार्टी के तौर पर बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 84 सीट पर पहुंची, आज इतनी बड़ी पार्टी बन गई। कहा जाता था कि 160 से 180 ये लिमिट है, 282 अकेले भाजपा के हैं। लेकिन उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और ढेर सारे ऐसे नेता थे जो हर राज्य में, जिनके ऊपर पार्टी के कैडर का, लोगों का भरोसा था सीट जीत पाए या नहीं जीत पाए। तो क्या कांग्रेस सीट जीते या न जीते, ऐसे 10, 20, 50 बड़े नेता और केंद्र में ऐसे 1-2 बड़े नेता तैयार करने की स्थिति में है? अगर ये 4-5 चीजें कांग्रेस करने की स्थिति में है तब तो ठीक है, वरना आप भाषण दीजिए, वरना आप कुछ बढ़िया मुहावरे सुनाइए और उसके बाद राहुल गांधी जब गायब हो जाए तो उनकी सिर्फ सफाई दीजिए कि वहां चले गए। इससे आगे कांग्रेस का मैं हर्ष नहीं देखता हूं। 2019 विनोद जी, जो बात हर्षवर्धन ने की, अब मैं सोच रहा हूं कि राजीव जी को पूरी बात सुनाई दी होगी। राजीव जी आपके पास, राजीव जी आपके पास बिल्कुल आना है, आपसे ही सबसे ज्यादा सवाल आज होंगे। विनोद जी, क्या दिक्कत आ रही है मुझे? जी 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 बिल्कुल, दिक्कत क्या है कांग्रेस की? दिक्कत क्या? अब तो ये चलते चलते बहुत वक्त हो गया है, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, या वो पहचानना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, इस्लाम साहब की एक बात से मैं एग्री करता हूं कि कांग्रेस का आज के दिन क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। इनके आधे तर्क से मैं एग्री करता हूं, और इनका जो दूसरा तर्क है कि ये जो अभी आज की तात्कालीन सरकार है वो भीषण सक्सेस है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन उसके लिए दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये बात सच है कि कांग्रेस ने इतने बरस सरकारें चलाई, पार्टी नहीं चलाई। इंदिरा जी के समय से आज तक पार्टी नहीं चलाई, सरकारें चलाई, पार्टी मजबूत नहीं हुई। इंदिरा जी के टाइम में पार्टी वीकन हुई क्योंकि जो प्रांतों में सिपा सलार थे उनको मार्जिनलाइज किया गया। फिर नरसिम्हा राव साहब जब बने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो उन्होंने सिर्फ सरकार चलाई और पार्टी का उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया पार्टी पर। और उसी तरह से बावजूद इसके कि 10 बरस यूपीए की सरकार रही, पार्टी पुख्ता नहीं हुई। और चूंकि कांग्रेस का आज के दिन क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और वो इन क्षेत्रों में उठा रही है जहां पर वो बिल्कुल नाकामयाब है। जॉब जनरेशन में नाकामयाब है, बाहर से पूंजी निवेश में नाकामयाब है, फॉरेन पॉलिसी में इतने चैलेंजेस हैं आज के दिन कि बहुत बरसों के बाद इतने चैलेंजेस हमको नजर आ रहे हैं। तो मैं माफी चाहता हूं, लिए कोई मैं पॉजिटिव तरीके से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चाइना हमारी छवि भारत की और बगल के देशों के नज़र में बनाना चाहता है, वो आज के दिन कांग्रेस की बनी हुई है और पार्टीज की नज़रों में, अपने ही नेताओं के नज़रों में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये इलेक्शन गुजरात का जो राज्यसभा का इलेक्शन है, ये राज्यसभा का इलेक्शन कांग्रेस को डिमोरलाइज करेगा, और कोई भी पार्टी जब डिमोरलाइज हो जाती है तो वो पूरे अपने बल से, अपनी हैसियत से इलेक्शन में नहीं घुसती। और अगर कांग्रेस अब और 2019 से के पहले, अब और उसके बीच में अगर 1 या 2 प्रांतों में इलेक्शन नहीं जीतती, तो 2019 में उसकी हालत जो 2014 में हुई थी उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो वक्त आ गया है। जयराम रमेश, जिन्होंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में पॉपुलर इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने बात सही कही है कि कांग्रेस पार्टी को ईंट पर ईंट लगाकर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना। और वो ईंट कैसे लगेगी? जब तक कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पे सोशल अलायंस नहीं है, अच्छी पुख्ता सोशल अलायंस। कांग्रेस में आप देखिए आज के दिन एक भी आपको सोशल इंजीनियर नजर नहीं आएगा, और बीजेपी भरी हुई है सोशल इंजीनियर से, प्रांतों में भरी हुई है और केंद्र में भरी हुई है जी। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में अगर ये काम करे और पार्टी के वर्कर टेलीविजन स्टूडियो से निकलकर, पार्टी के प्रवक्ता भी टेलीविजन स्टूडियो से निकलकर, और पार्टी के नेता जो हैं वो एयर कंडीशन कमरों से निकल, तो इसी सवाल को गुजरात के संदर्भ में है, ये पॉलिटिकल पार्टी पूरा मुद्दा अभी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। 24 घंटे काम करते हैं। जी जी, इसको गुजरात के संदर्भ में पूछ लेता हूं। अजय नायक साहब, जो स्थिति बन गई आज गुजरात में, जिस तरीके से विधायकों ने छोड़ा, और आगे विधानसभा चुनाव भी है 3 महीने बाद, लेकिन कोई लगता नहीं है कि कांग्रेस वहां पे कुछ कर पाएगी।
क्या वजह रही? क्या टॉप लीडरशिप की फेलियर है, या टॉप लीडरशिप का रीजनल लीडरशिप के साथ कनेक्शन फेलियर है, या ग्राउंड पे ही फेलियर है? बिल्कुल, जो विनोद जी ने बताया कांग्रेस के बारे में बिल्कुल सही बात है कि उनका ग्राउंड कनेक्शन नहीं है। दूसरा, गुजरात में 13 साल मोदी मुख्यमंत्री रहे, तो वो जहाँ वहाँ जो करते थे यहाँ गुजरात में, वही उन्होंने नेशनल लेवल पे चालू किया है। तो कांग्रेस हमेशा रिएक्टिव रही है, हमला भाजपा बोलती है और कांग्रेस हमेशा इनको रिस्पॉन्स देती रही है। जो एक बड़ी पार्टी होने के नाते उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमेशा ऐसा लगता है लोगों को कि भाई कांग्रेस जो है वो हमेशा रिएक्टिव है, वो अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं पाएगी। उसकी वजह से लोगों में ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अभी धीरे धीरे उसकी खस्ता हालत हो रही है और भाजपा ही एक है। दूसरा, मोदी और अमित शाह की जो टीम है जो बोलती है बड़ा बड़ा, जो विनोद जी की बात सही है बिल्कुल कि उन्होंने जितनी जो बातें सारी करी है उसमें से एग्जीक्यूशन क्या हुआ वो भी अपने को देखना चाहिए। जैसे गुजरात में वाइब्रेंट इवेंट होती रहती है, सीएनबीसी भी बताता रहता है, तो उसमें आप कन्वर्जन रेशियो देखोगे तो आपको बहुत निराशा होगी। फिर भी इसकी 7 एडिशन हो चुकी है, तो ये सब बातें भी लोगों को असर करती है। तो गुजरात में जब तक, या गुजरात या पूरे देश भारत में जब तक कांग्रेस अपना ग्राउंड कनेक्ट बढ़ाएगी नहीं और कांग्रेस के नेता लोगों के साथ संपर्क बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जी चलिए, तो यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपसे ब्रेक के बाद रिएक्शन लूंगा। उससे पहले एक सवाल पे छोड़ जाता हूं, वो सवाल आपसे भी होगा कि क्या आज जो कांग्रेस के हालात हैं, आज जो कांग्रेस की स्थिति है, 2019 के चुनाव ले लें या दूसरे राज्यों में जो आने वाले चुनाव है वहां की बात करें, क्या कोई रिवाइवल हो सकता है इस पार्टी का? क्या उसमें अब भी जान फूकी जा सकती है? क्या कोई गुंजाइश बनती है? इतनी ऐतिहासिक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी आज जिस हालत में, क्या वो फिर से एक टर्न अराउंड आता हुआ देखेंगे? इस बड़े सवाल का उत्तर जानने की कोशिश होगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कांग्रेस की, कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जो हालत है, मौजूदा मुद्दे की बात करें या आगे पीछे सब देख लें, क्या कोई गेम प्लान है इस पार्टी के पास? क्या ये पार्टी अपने आप के बारे में कुछ सोच रही है, कोई विजन रखती है? क्या इसमें अभी भी गुंजाइश बाकी है, या लोगों का इससे पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है? 2019 में आखिर ये किस आधार पर उतरेगी और किस आधार पर चुनौती देगी? पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ, चर्चा जारी है। राजीव त्यागी साहब ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपके पास सीधा आता हूं। देखिए, मेरे सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूछना आपसे यह चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जब मंथन होता है तो आप वाकई में उन प्रश्नों को उठाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं जिस पर वाकई में विचार होना चाहिए? मसलन लीडरशिप के बारे में। देखिए, संगठन के तौर पे पार्टी अच्छी हो सकती है, संगठन पे तौर पर बीजेपी, आरएसएस ये भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी ताकत तब सामने आई जब उनको एक बड़ी लीडरशिप मिली। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आपकी पार्टी में भी संगठन की ताकत होगी, लेकिन लीडरशिप के अभाव में यह ताकत बेकार पड़ी है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि लीडरशिप का अभाव कांग्रेस में है। कहीं भी किसी प्रकार से लीडरशिप का अभाव नहीं है। यही लीडरशिप है जिसने 2009 में हमको जीत दिलाई, यही लीडरशिप है जिसने 2004 में हमको जीत दिलाई। तो लीडरशिप का तो कहीं कोई अभाव नहीं है। और मैं एक बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस के नेता निश्चित रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समय समय पर टेलीविजन पर जाके भी राय देते हैं। जैसे जयराम रमेश जी ने टिप्पणी की है, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी होने की वजह से हम लोग सबकी बात सुनते हैं और अपनी अपने जहां जहां जगह है वहां सब अपनी बात कहते भी हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या कोई ऐसा सांसद है जो मोदी जी के अगेंस्ट कुछ कह दे, या अमित शाह जी के अगेंस्ट कोई सांसद बोल जाए, या भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेतृत्व बोल जाए, नेता बोल जाए? ऐसा संभव भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हालांकि उनका इंटरनल मैटर है। अब मैं आता हूं मूल मुद्दों की बात करना चाहूंगा। विनोद शर्मा जी ने बेहतर बात कही। विनोद शर्मा, जफर भाई एक बार सुन लेते हैं। जफर साहब, मेरे बात बोलिए। जफर साहब एक बार सुन लेते हैं राजीव जी को, अगला चांस आपका ही है। बीच में मत बोलिए जफर जी, इसके बाद आपकी से टिप्पणी लेंगे। बुलडोज होने नहीं दूंगा, डिबेट को बुलडोज नहीं होने दूंगा। प्लीज सुनिए, सुनना सीखिए, सरकार में सुनना सीखिए।
अरे मैं यहाँ कहना चाहूंगा, कहिए, विनोद शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। निश्चित रूप से हाँ, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर को ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। एसी की आदत निश्चित रूप से कांग्रेस के कुछ नेताओं को रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उससे बाहर निकल के जमीन पे काम करना होगा, लोगों से कनेक्ट बनाना होगा, गांव देहात में जाना होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे देश का किसान परेशान है, पूरे देश का नौजवान परेशान है। 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ रहेगी 5.2% के हिसाब से रहेगी, जो पिछले साल 7.4% थी। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी ध्वस्त होगी, देश में रोजगारों का क्षरण होना शुरू हो जाएगा, और डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद से 16 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। अभी आईटी सेक्टर में ले ऑफ होने शुरू हो गए, पूरी तरह से आपके कंप्यूटर सेक्टर में जितना भी ले ऑफ होने शुरू हो गए, इवन मीडिया हाउसेज में ले ऑफ होने शुरू हो गए हैं। सरकार किस दम पर नौजवानों को एड्रेस करेगी, जो हमारा देश सबसे ज्यादा नौजवान देश है पूरे विश्व में। नौजवानों को किस तरह से एड्रेस करेगी कि कितने जॉब क्रिएट किए, सरकार ने यह बताएगी। कहां है नौकरियां, कहां है किसान को दाम, कहां है महंगाई पर नियंत्रण, कहां है सीमाओं पर तनाव कम हुआ है, कहां है पाकिस्तान को माकूल जवाब, कहां है चाइना को माकूल जवाब, कहां है एक्सपोर्ट, कहां है इंडस्ट्रियल इंडक्शन प्रोडक्शन। तो सरकार से ये सवाल पूछे जाएंगे और इन सरकार पे हम सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और विनोद शर्मा जी की सलाह को निश्चित रूप से मैं हाईकमान को पहुंचाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। जी राजीव जी को दोबारा से एक चलिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और लास्ट सेंटेंस बोल देता हूं, जब विवेकानंद ये कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहो, तो कांग्रेस के हर एक वर्कर को जो मुझे सुन रहा है उसको उठ जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, और 2019 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करना चाहिए। जी, आपने क्योंकि बात आपके रिवाइवल की थी यहां पर राजीव जी, और आपने सवाल दाग दिए सरकार के ऊपर। क्या ठीक है, आपके पास दोबारा फिर से आएंगे। इस्लाम साहब, इस समय जिस तरह की कांग्रेस की सत्ता में सरकार बैठी है उससे सवाल पूछे जाएंगे, हमसे भी सवाल पूछे लेकिन यहाँ सवाल आज आपसे था। आज का टॉपिक तो समझिए, आज का टॉपिक राजीव जी नौजवान भारत है। नहीं बिल्कुल सवाल पूछिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन आज का मुद्दा तो समझे, आज का विषय है कांग्रेस। आप ही की बात कर रहे हैं, आपके रिवाइवल की बात कर रहे हैं। चलिए इस्लाम साहब, क्या आपको ऐसा कहीं पार्टी में कॉम्पिटिशन तो नहीं आ जाती है, या इस समय जो हालात है वो देख के ऐसा तो नहीं लगता कि कोई है ही नहीं विपक्ष में, विपक्ष की कमी महसूस तो नहीं होती? देखिए, कांग्रेस के लीडर्स की एक खास बात है, जो पहले भी हमारे एक पैनलिस्ट सवाल मुझसे विनोद जी ने, इस्लाम साहब से जो पहले भी विनोद जी ने उठाया कि कांग्रेस के लीडर्स की आदत है एयर कंडीशन में रह के एक खास तरह के सुल्तानत जो है, अभी भी सुल्तान और सुल्तानत की बात करते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम जन सेवा में बिलीव करते हैं, हम सेवक की तरह काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर और बहुत बड़ा गैप हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के बीच में एक लोकप्रिय पार्टी की तरह है, और एक राजीव त्यागी जी की पार्टी है जो आज भी सुल्तान और सुल्तानत की बात करती है। उससे समझ में आता है कि इन्होंने जनसेवा बताइए। अरे सुनिए, चलिए राजीव जी और इस्लाम साहब, देखिए हम थोड़ा विषय से थोड़ा अलग जा रहे हैं। अभी दोनों पार्टियों में काम में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, बात हो रही कांग्रेस की। नीरजा जी के पास जाना चाहता हूं। नीरजा जी, मुझे एक बात बताइए, जब 2019 के चुनाव पे क्योंकि सारी बात पहुंच जाती है, आप कोई एक आम वोटर वोट देने के लिए जाता है तो वो क्या देखता है? एक लीडरशिप देखता है। लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप देखता है जहां से उसे एक भरोसा आता है कि हाँ, ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए थोड़ा बेहतर दिन लेकर आएगा, ये मेरे लिए थोड़े अच्छे रोजगार पैदा करेगा, या उम्मीद जगती है। लेकिन सिर्फ कोरी बातें करने से तो काम चलता नहीं है, आपको वो भरोसा पैदा करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस वो भरोसा पैदा करने में कामयाब है मौजूदा लीडरशिप के साथ? क्या कांग्रेस उस तरफ बढ़ रही है कि आने वाले वक्त में भरोसा पैदा कर पाएगी? नहीं विपिन जी, देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा सुझाव देना चाहूंगी। जी इस्लाम साहब, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं इस्लाम साहब, एक बार नीरजा जी की टिप्पणी हो जाए, आपके पास आता हूं। जी नहीं, मैं आपके पास भी आऊंगा। अगर जैसे कि पुराने राजा महाराजा, रोक दिया, ये गलत तरीका आपका। पूरे देश में मैं आऊंगा आपके पास, इस्लाम साहब आपके पास आऊंगा। जी नीरजा जी, आपको समझ देना भी नहीं चाहिए।
कारण ये है कि आपने पूरे देश में बेरोजगारों की फौज। राजीव जी एक मिनट हम सुन ले, नीरजा जी को सुन ले, हम नीरजा जी को सुन ले। राजीव जी, इस्लाम साहब, दोनों से निवेदन है, एक बार नीरजा जी को सुन लेते हैं। देखिए मुद्दे पे आएंगे क्योंकि इधर उधर की बातें होंगी तो मतलब नहीं है। आप सपने देखना चाहते हैं। नीरजा जी का ऑडियो अगर हम सुन पाए। जी नीरजा जी। देखिए, कांग्रेस की जो खूबी रहने वाली है ना, वो ब्रांड कांग्रेस है। अगर लोग, एक तो नरेंद्र मोदी की गलतियां, इस सरकार की गलतियां अगर ये होंगी तो कांग्रेस की तरफ लोग देख सकते हैं 19 में भी। अगर नहीं होंगी तो फिर अलग ही सिनेरियो होगा। कांग्रेस के बारे में लोग अभी भी, जो विश्वसनीयता की क्राइसिस है, अभी भी लोग हैं जो कि मानते हैं कि अच्छी है बुरी है, कांग्रेस को राजकाज चलाना आता है। ये जो तबका है ना, तो ब्रांड कांग्रेस है ना, वो इसकी यूनिक डिस्टिंक्शन है। अब जहां तक लीडरशिप का सवाल है, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, अगर कांग्रेस के नेता इनकॉग्निटो, बिना बताए देश का भ्रमण करेंगे और ये पूछेंगे कि इसकी लीडरशिप क्या, सोनिया गांधी की लीडरशिप, राहुल गांधी की लीडरशिप, तो उनको अपने जवाब मिल जाएंगे। मैंने राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में बहुत टिप्पणी हुई है और कई लोग कहते हैं, मैं मानती हूँ राहुल गांधी सिंसियर रहे हैं, वेल मीनिंग रहे हैं। ये भी मैं मानती हूँ कि उनके खिलाफ एक कैंपेन भी चला है, अपने लोगों द्वारा भी चला है, ऑपोजिशन के द्वारा भी चला है। लेकिन जो आज ये भी तथ्य है कि लोगों के बीच में वो क्लिक नहीं कर पाए हैं, तो आज के संदर्भ में अगर कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में उभरना है तो ये सवाल को सोचना पड़ेगा। हो सकता है राहुल गांधी की तरफ टर्न करे, लेकिन आज अगर आप बोलते हैं नरेंद्र मोदी यहाँ और ठीक नहीं कर रहे कई चीजों को, हम लोग उदासीन हो गए हैं, वो लोग भी कहते हैं पर इस तरफ क्या, और इस तरफ जब देखते हैं तो उनको निराशा होती है, बेटर है कि उधर जाओ। तो ये जो यथार्थ स्थिति है, किसी को ब्लेम मत कीजिए, इस ये यथार्थ स्थिति से कांग्रेस को जूझना है, उसको फ्रंटली कन्फ्रंट करना होगा लीडरशिप के सवाल को। जी हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कांग्रेस ऐसा करने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है? देखिए विपिन, मैं थोड़ा सा एक घटना बताता हूं और उसके बाद फिर बताता हूं कि क्राइसिस कहां है जिसको ये समझने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले इलाहाबाद में आनंद भवन में एक कार्यक्रम था। उस वक्त गुलाम नबी आजाद वहां पे प्रभारी के तौर पे मौजूद थे और उस कार्यक्रम में वहां के जिलाध्यक्ष, जो उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, अब तो उनका परिवार घूमते टहलते भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, उस कार्यक्रम में बाकायदा मारा पीटी हुई, गुलाम नबी आजाद के साथ भी झूमा झटकी हुई। और वहां स्थिति ये थी कि वो सारी मारपीट क्यों थी, मंच पे कौन कौन रहेगा और वो कौन तय करेगा। क्योंकि आजाद साहब के साथ एक दूसरे बड़े इलाहाबाद के ही कांग्रेसी नेता थे जो उनको बताते हुए लेकर वहां तक पहुंचे थे, और वहां जो नेता थे उनका ये कहना था कि सही स्थिति बताई ही नहीं जा रही है। कांग्रेस की असल मुश्किल यही है। और अभी भी अगर कांग्रेस से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों, रणनीतिकारों या उनकी पार्टी के थिंक टैंक के लोगों को लगता है कि राहुल गांधी में किसी भी तरह की संभावना है, राहुल गांधी एज ए पर्सन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर एक नेता के तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के तौर पर, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलती कांग्रेस कुछ करने नहीं जा रही है अगर अभी भी राहुल गांधी में भरोसा देखती है। मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं कांग्रेस का ब्रांड है, कांग्रेस सत्ता चलाना जानती है, यही तो गलती है जिसको लगातार वो दोहरा रही है। जब लोकतंत्र है तो इसमें सत्ता वाली कौन सी पार्टी हो सकती है? सरकार चलाना जो सरकार में आएगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा, वो सरकार चलाएगा। और इस नैरेटिव को अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बदल चुकी है तो आप भी मजबूत विपक्ष बनिए। जब विपक्ष बन के जनता का भरोसा जीतिएगा तो अपने आप सरकार में आएंगे, और जो भी सरकार में आता है वो चलाना जान जाता है। इस देश का सबसे बड़ा भ्रम है, झूठ है कि कांग्रेस को सिर्फ सरकार चलाना आता है, और अभी कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष की पार्टी है। अब आरोप लग रहे हैं कि इतना सरकार चलाना जान गए कि अहमद पटेल की राज्यसभा सीट भी खतरे में है। जीतना हारना अपनी जगह, यह मुश्किल, इसको समझिए, नहीं तो कांग्रेस 2019 में ऐसे ही लड़ने जा रही है। जी राजीव त्यागी जी, मैं टिप्पणी करना चाहूंगा प्लीज। देखिए, मेरे मित्र ने जो भी यहाँ बैठे हैं प्रेस से ही होंगे, और मैं बड़ा सम्मान के साथ, बड़े एहतराम के साथ उनसे एक बात कहना चाहता हूँ
कि आपने कहा कि जो भी सत्ता में आता है वो सरकार चलाना जान जाता है, लेकिन सरकार जिस तरह से बार बार ये कहती है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, तो वर्तमान सरकार नाच ना जाने आंगन टेढ़ा निश्चित रूप से इस बात को चरितार्थ कर रही है। क्योंकि सत्ता में रहकर भी आप विपक्ष से सवाल पूछें और बार बार विपक्ष की तरफ से इंगित करने लगे कि आपने क्या किया था, तो हमने तो देश को 70 साल पुराना जब देश था 1947 में, एक गरीब मुल्क को जिसको 250 साल अंग्रेजों ने लूटा, आज विश्व की 10 आर्थिक शक्तियों में लेकर के आने का काम किया। आज विश्व में 6ठे नंबर पर हमारी सेना आती है, तो निश्चित रूप से भारत की जनता को हमने सेवा करने का काम किया। मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर सत्ता में आकर के आप सरकार चलाना जानते हैं तो 2014 में आपको निश्चित रूप से जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, आपने जो जुमले तराशे थे, आपने जो भाषण में बातें कही थी, वो भी याद होंगी। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी। अब मीडिया हाउसेज में से भी निश्चित रूप से छटनी होने का काम हो रहा है, तो उस पर कोई टिप्पणी कराना चाहेंगे, नहीं कराना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से? किसान को एमएसपी देने की बात थी, 50% आपको बढ़ाने की देने की बात थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ देने की बात की थी। आप कहां है वो ग्रोथ, कहां है वो रोजगार, कहां है वो किसान को 50% दाम, कहां है वो सेना को सम्मान बचाने की बात, कहां है आपने पाकिस्तान के विषय में क्या किया है, कहां आपने चाइना के विषय में क्या काम किया है? जी पूछा जाएगा जब हमारे राजीव जी इस्लाम साहब फिर हम विषय से भटक जाते हैं। दिक्कत यह है, फिर हम विषय अधिकार देने का काम करेंगे, लोगों का अधिकार है कि उनकी ग्रोथ हो। राजीव जी इस्लाम साहब, मेरा निवेदन है आपसे, समय अब कम रह गया। देखिए आज जो चर्चा हो रही है किसने क्या किया उस पर नहीं, इस्लाम साहब आपसे भी निवेदन है, जो चर्चा है उसमें मूल विषय है कि कांग्रेस आज कहां खड़ी है, कांग्रेस को क्या अपना सही आईना देखने का वक्त है क्या उनके पास, और वो क्या ऐसा कर रहे हैं या अभी भी उससे भाग रहे हैं? इन्हीं मुद्दों से कांग्रेस पुनः खड़ी होगी और देश की सत्ता में आके लोगों की सेवा करने का कार्य करेगी। विनोद शर्मा जी जो राजीव त्यागी जी कह रहे हैं, क्या वो काम करेगा या वो अपनी दिक्कत को पहचानना ही नहीं चाहते? देखिए, ऐसा है, अंग्रेजी में कहावत है, त्यागी जी अगर सुन नहीं रहे हैं, कांग्रेस को एक तो सुनना शुरू करना चाहिए और जमीन की आवाजें सुनना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस जो है वो पार्टी भारत व्यापक स्तर पे भारत में बसती है, वो पार्टी कमजोर है आज के दिन, लेकिन बसती है व्यापक स्तर पर। उसको सींचने की जरूरत है, और सींचोगे कैसे? उसको सींचना है एक नए नैरेटिव के साथ। देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, अगर कांग्रेस पार्टी की सेंट्रलिटी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हटा दिया जाए तो कांग्रेस एक पार्टी नहीं रहेगी, वो कई पार्टियों में टूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है और इसलिए परस्पर उन दोनों माँ बेटे पे अटैक करती है, क्योंकि उसको कमजोरी पता है कि कांग्रेस एकजुट जब ही रहेगी जब तक ये लोग दो रहेंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कांग्रेस, ये जो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार है, ये कांग्रेस की कमजोरी भी है और इसकी मजबूती भी है। आज के दिन कमजोरी ज्यादा नजर आ रही है और मजबूती कम नजर आ रही है। अब इस पार्टी को एक नया नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा। इस पार्टी को जमीन पे जाकर जो इसकी जड़ें सड़ रही हैं उनको सींचना पड़ेगा, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, विचारों की खाद डालनी अंतिम 20 सेकंड है सर। उसको एक नया काडर क्रिएट करना पड़ेगा और उसको केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। देखिए, अभी किसी ने पहले कहा था शर्मा, ये हमारे असम में बिस्वा शर्मा चले गए, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी चले गए, गुजरात में शंकर सिंह वाघेला जी चले गए। विनोद जी, समय समाप्त हो रहा है, थोड़ा जल्दी। रीता जी चली गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए, अगर आप जिस पार्टी का टैलेंट उसके अंदर नहीं रह रहा है, वो पार्टी कैसे जिंदा रहेगी? तो सबसे बड़ी इनके सामने वस्तुस्थिति ये है कि जो टैलेंट इनके अंदर है वो रहे और नया टैलेंट जोड़े अपने साथ। ये बड़ी ही दिक्कत वाली। चलिए, तो यहाँ पर अभी इतना आसान शायद नहीं होगा कांग्रेस के लिए, उसे एक एक तिनका करके फिर से इकट्ठा करना होगा, क्योंकि जो इस समय मौजूदा स्थिति दिख रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक दिशाएं सब जगह अलग अलग है। संगठन के तौर पे, लीडरशिप के तौर पे शायद इस पार्टी को बैठना होगा और फिर से विचार करना होगा, अपनी कमियों को ढूंढना होगा। नहीं तो आज जो स्थिति हम बनती हुई देख रहे हैं, और गुजरात का जो उदाहरण सामने है, वैसा ही उदाहरण शायद राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। हमने जो पोल किया था उसके नतीजे आपको बता देते हैं। क्या कांग्रेस में अब भी जान बाकी है?
तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं है। 66% लोगों का कहना है कि नहीं है, 34% ही सिर्फ कह रहे हैं। तो राजीव त्यागी साहब, ये जनता की आवाज है। मुझे लगता है आप इसे सकारात्मक रूप से लेंगे और यहां से एक विचार आएगा पार्टी के अंदर कि कैसे वो आगे बढ़ेगी और क्या उसे दिशा बदल के सोचने की जरूरत है, कुछ नया सोचने की जरूरत है। जयराम रमेश ने अगर कोई बात कही है तो उस बात को जरा महत्व देने की जरूरत है। फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।